प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं असदुल्लाह खान हूँ। पाकिस्तान में बहुत सारे यूँ तो चैलेंजेस हैं, लेकिन एक चैलेंज जिसने पिछले कुछ माह में सर उठाया और अब इस वक्त वो शिद्दत इख्तियार कर गया है, वो है पाकिस्तान की ज़राअत को लाहिक खदशात टिड्डी दल के हमलों की वजह से। अब हम जो पाकिस्तान भर में मुख्तलिफ जगहों से जो रिपोर्ट्स देख रहे हैं, जो मनाजिर हमारे पास आ रहे हैं, जिनमें से कुछ विजुअल्स हम आपको दिखा भी रहे हैं, जहाँ पर ये टिड्डी 10 मिनट के लिए बैठ जाती है, वहाँ से फसलों का सवाया कर देती है। अब इसका मतलब ये हुआ कि किसानों की जो जमा पूंजी है, जो साल भर की इन्वेस्टमेंट है या अगले साल भर का उन्होंने इस फसल से जो कमाना होता है, उसी पर सिर्फ असर नहीं पड़ा, बल्कि पाकिस्तान, चूँकि आप जानते हैं कि एक ज़राई मुल्क है, 19% GDP का ज़राअत पर मुश्तमिल है। अब जो रिपोर्ट सेनेटर शहरी रहमान ने परसों सेनेट में पेश की थी, उसके मुताबिक 600 अरब रुपए के नुकसान का खदशा है और वो कह रही थी कि 38% हिस्सा जो है वो टिड्डियों की पैदाइश के लिए मौजू बन चुका है। अब इस पर सिर्फ पाकिस्तान में एक तशवीश नहीं पैदा हुई है अचानक से, बल्कि दुनिया भर के जो इदारे हैं, खासतौर पर अक़वाम मुत्तहिदा की फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन है, उसके मुताबिक पाकिस्तान में ज़मीन के 38% रकबे पर सैटेलाइट टिड्डी की अफजाइश जारी है। और बारिश अगर हो जाती है, जो कि फॉरकास्ट भी है, तो बारिश के बाद बारिश में ये जो अफजाइश है, ये बारिश इसके लिए साजगार होगी और ये मल्टीप्लाई हो सकती है। इस पर जो फूड सिक्योरिटी के मिनिस्टर हैं फ़खर इमाम साहब, उन्होंने भी इस पर बड़ी तशवीश का इजहार किया है कि ये अरबों की तादाद में हो चुकी है। अब सवाल ये पैदा होता है कि इसका हल क्या है? क्या वाकई फूड सिक्योरिटी को सीरियस किस्म के खदशात लायक हैं? क्या पाकिस्तान में हमारे महकमे ज़राअत के पास, सूबों के पास या डिज़ास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी के पास क्या इसका कोई हल है? क्या हमारे जो एग्रीकल्चर के इदारे हैं उनके पास हल है या नहीं है? क्योंकि जो काम अब तक हो रहा है, जो स्प्रे किए जा रहे हैं, वो इफेक्टिव साबित नहीं हो रहे। तो आज हम इसी अहम मौजू पर बात करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान में आने वाले दिनों में ये बहरान शिद्दत इख्तियार कर सकता है और ऑलरेडी जहाँ पर तबाही हुई है, ख़ास तौर पर बलोचिस्तान में, सिंध के कुछ अजला में और फिर जनूबी पंजाब में, वहाँ पर बहुत एक परेशानी का आलम है और एक मर्ग का सा समा है। तो यहाँ इस पर हम गुफ्तगू करेंगे। इस्माइल राहू साहब हमारे साथ मौजूद हैं, वज़ीर ज़राअत। इस्माइल राहू साहब, बहुत शुक्रिया, आपको खुशामदीद कहते हैं। खालिद खोखर साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सदर किसान इत्तेहाद के। खालिद खोखर साहब खुशामदीद। इरशाद अहमद आरिफ साहब मौजूद हैं और ये मकबूल जान साहब मौजूद हैं, आप सीनियर तजज़ियाकार हैं। मैं तमाम मेहमानों को खुशामदीद कहता हूँ और इस्माइल राहू साहब, आपके दरबार के आने से पहले खालिद खोखर साहब से शुरू करता हूँ। खालिद खोखर साहब, कितना बड़ा चैलेंज है ज़राअत के लिए बन चुका है ये जो ब्लेम किया जा रहा है कि जी एक मुनासिब वक्त था जब ये टिड्डी आज से 3-4 महीने पहले, जब अब पहली मरतबा पाकिस्तान में अफजाइश कर रही थी, जब रेत में इसने अंडे दिए थे, उन अंडों को तल्फ किया जाना चाहिए था, तब संजीदगी नहीं दिखाई गई। ये इल्ज़ाम दुरुस्त है आपके ख्याल में? जी 100% दोस्त है। आप देखें पाकिस्तान का जो टोटल रकबा है वो 7,96,000 मुरबा किलोमीटर है जी, जिसमें 3 लाख मुरबा किलोमीटर रकबा ऐसा है जिसमें ये एग्लिंग कर सकती है, जिसमें 60% बलूचिस्तान आता है, 25% सिंध आता है और 15% आता है पंजाब का, और उसके साथ इंडिया का राजस्थान है। पिछले साल हमने जून में काफी शोर बचाया कि इस पे स्प्रे करें, लेकिन वो उस हद तक ना हो सका, क्योंकि एक्चुअली जो डिपार्टमेंट था, प्लांट प्रोटेक्शन लोकस कंट्रोल डिपार्टमेंट, उसके पास अब कैपेसिटी नहीं थी, क्योंकि उसके पास 25 जहाज चाहिए थे, उसके पास एक था, उसके पास 4 व्हील व्हीकल उसको 400 चाहिए थी, उसके पास 10-15 है, उसको टेक्निकल लोग 300-400 चाहिए, उसके पास 15-20 है। यानी वो अपने उसकी कैपेसिटी बिल्डिंग होनी चाहिए थी, जो नहीं हुई। फिर जनवरी में ये एनडीएमए के हवाले कर दिया गया। एनडीएमए ने ऑफ कोर्स अपनी तैयारी करनी थी, सारा कुछ करना था, जो इस वक्त तक उस हद तक काम ना हो सका जिस तरीके से होना चाहिए था। अगर उसको देखें, इस वक्त जो सबसे बड़ा काश्तकार के लिए इशू है, बल्कि दुनिया के पाकिस्तान के लिए, दुनिया में नंबर 1 पे फूड सिक्योरिटी होती है, उस पर बाद बॉर्डर सिक्योरिटी होती है जी। अब इस वक्त काश्तकार तो इंतहाई परेशान है। काश्तकार क्या कर रहे हैं? काश्तकार तो ढोल बजा के उसको दौड़ा रहे हैं, कभी ढोल बजा रहे हैं, पीपे बजा रहे हैं, मोटरसाइकिल का सेंसर निकाल रहे हैं, ट्रैक्टर का सेंसर निकाल रहे हैं और उसके अलावा धुआं दे रहे हैं। मैं खुद ईद वाले दिन अपने गांव में ईद नमाज पढ़ के निकला हूं तो टिड्डी आ गई। हम सब लोग अपने खेतों में चले गए कपास को बचाने के लिए। अभी एक प्रोग्राम में पंजाब मिनिस्टर ने कहा है कि जी पंजाब में 2 से 3% नुकसान है। अगर 2 से 3% नुकसान हो चुका है, खुदा ना खास्ता, तो बहुत बड़ा लॉस है। पंजाब में 50 लाख एकड़ कपास लगती है, इससे मुराद 1.5 लाख एकड़ कपास चली गई। अब उसके अलावा मूंगी की फसल का नुकसान हो गया, तिल की फसल का नुकसान हो गया, मक्की की फसल का नुकसान हो गया, आमों का कहीं नुकसान हुआ है। हाँ, आमों का और चारे की फसल जो है वो तबाह हुई है। जाहिर है जानवरों के लिए खुराक का बंदोबस्त करना मुश्किल होगा उन इलाकों में। देखें जी, आइंदा जो आने वाले स्वाम है, हमें उसके बारे में सोचना चाहिए, बर वक्त इक़दाम उठाने चाहिए और चाहिए ये
कि हुकूमतों को ये चाहिए कि आपस में इत्तफाक से काम करें, क्योंकि ये एक खुदाई वबा है, ये खुदाई आफत है। हम अल्लाह ताला से पनाह मांगे और इसमें पूरी कम्युनिटी को शामिल करें, पूरी कम्युनिटी को शामिल करें, तब जाके ये मसला हल हो सकता है। राइट, काश्तकार भी शामिल हो। मैं बिल्कुल खोखर साहब इस पर मजीद बात करना चाहता हूँ कि आपके पास तजावीज़ क्या है, उस पर तो बात करते हैं। लेकिन राहु साहब, मुझे ये बताइए कि आप मुसलसल ये शोर मचा रहे हैं, कई महीनों से इस पर पीपल्स पार्टी के मुख्तलिफ जो शख्सियात हैं वो बात कर रही हैं कि जी हुकूमत इसको संजीदा ले, हुकूमत इस पर जो है वो इसके लिए इक़दाम नहीं उठा रही। आप ही हुकूमत है सर, आप क्यों नहीं कर रहे? मतलब ये एग्रीकल्चर जो है ये 18वीं तरमीम के बाद ये सूबाई सब्जेक्ट है, आप इस पर क्यों नहीं काम किया आपने मौसर अंदाज में? असदुल्लाह खान साहब, बड़ा शुक्रिया। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताता चलूं कि जैसे आपने बताया कि हमने क्या, सिंध गवर्नमेंट ने क्या क्या इकदाम किए हैं। जैसे कि पिछले मई में, यानी तकरीबन 1 साल होने वाला है इसको, जब ये सिंध में पहली मरतबा खैरपुर डेजर्ट में ये आई थी टिड्डी दल, उससे लेके हम अब सिंध गवर्नमेंट तकरीबन 1 साल से मुसलसल उसके खिलाफ ऑपरेशन में है। हमने हमारी गाड़ियाँ हैं, हमारी फील्ड टीम्स हैं, हमने स्प्रेयर्स खरीदे हैं, हमने हैंड स्प्रेयर्स खरीदे हैं, हमने सोलर स्प्रेयर्स खरीदे हैं, हमने ट्रैक्टर माउंटेड स्प्रेयर्स खरीदे हैं, हमने व्हीकल माउंटेड स्प्रेयर्स खरीदे हैं, जिन पे हम ये कोशिश कर रहे हैं। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि पिछले साल सिंध के अंदर तकरीबन कोई 8 लाख कुछ एकड़ हैं जो ट्रीट हुए हैं, जिसमें 1,22,000 एकड़ जो ट्रीट किया गया वो क्रॉप एरिया थी, जो 100% एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट जो था हमारा सिंध गवर्नमेंट का, उसने ट्रीट किया। बाकी जो डेजर्ट एरिया ट्रीट हुई है उसी में भी फ़कत 46,000 एकड़ है जो एरियल स्प्रे हुआ है, जबकि तमाम का तमाम एरियल स्प्रे होना चाहिए था, जो कि एरियल स्प्रे न हुआ, न किया गया। और हमारी ज़्यादातर टीमें थी, हमारे ही लोग थे, हमारे ही वसाइल थे सिंध गवर्नमेंट के, जिससे कुछ टीमें थी प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट की, जिससे हमने कोई तकरीबन डेजर्ट एरिया का 6 लाख एकड़ से ज़ायद जो है हमने ट्रीट किया है। अब जैसा आप पहले कह चुके कि ये पिछले मई में, यानी बल्कि आप ये मुनासिब होगा कहना, दुरुस्त होगा कि ये पिछले फरवरी से आई हुई है। फरवरी 2019, यानी बलूचिस्तान में, यानी हमारे मुल्क में, सिंध में तो मई में आई, लेकिन पाकिस्तान के अंदर बलूचिस्तान में इसकी एंट्री ईरान, यमन से ये फरवरी से आई। अब उसमें प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट का जैसे वो हाल बताया गया, बिल्कुल वो सही है कि प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट, लेकिन फेडरल गवर्नमेंट ने इसका जो पहले आप समझेगा नोटिस लिया, जो कि फरवरी से लेके फिर जनवरी में जाके पहली इसका इजलास हुआ है, जिसकी सदारत वज़ीर आज़म साहब ने की, और उसको नेशनल एक्शन प्लान तश्कील दिया गया, जिसकी सरबराही DPP का स्किल्ड, इसका जो है सारा टेक्निक जो है वो प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट के पास है, उसको स्ट्रेंथन करना चाहिए था, उसको वसाइल मुहैया करके देना चाहिए था, और उसकी जो रिक्वायरमेंट थी या डिमांड्स थी उसकी पूरी करनी चाहिए थी। लेकिन अब फिर NDMA को लाया गया, अब NDMA ने नेशनल एक्शन प्लान तैयार किया कि जी हम बिल्कुल सही है। अब नेशनल एक्शन प्लान के 3 मैं आता हूं, जी मैं सिर्फ ये कहना चाह रहा हूं कि देखिए, इसमें आपने ये कहा कि अपने तौर पर आपने बहुत एफर्ट्स किए हैं, लेकिन उसका रिजल्ट नहीं निकला, तो फिर सवाल ये पैदा होता है क्या इसका कोई रिजल्ट है नहीं? क्या ये हो नहीं सकता था? जैसे आप जी चले मुकम्मल करने बात। ये जैसे आपने यहाँ कहा गया, आपने कहा कि 18वीं तरमीम के बाद ये जो है वो टोटल सूबाई इशू है और प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। नंबर 1 रूल्स ऑफ बिजनेस जो कैबिनेट डिवीजन के हैं, जो अपडेटेड हैं 2019 तक, जो 73 के जो रूल्स ऑफ बिजनेस हैं, जिसका शेड्यूल 2, जिसका 23 का सब सेक्शन 7, जिसमें क्लियर है कि डेजर्ट लोकस जो है उसको कंट्रोल करना, उसको डोमेन उसकी अथॉरिटी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन की है, जो फूड मिनिस्ट्री के अंडर में आता है। फिर एक बात, फिर ये कि ये इशू इतना नहीं है कि आप एक सूबे में आए आप इसको, ये तो पूरे तमाम नेशनल इशू है, ये एक सूबे में आप इसको खात्मा कर देंगे तो ये दूसरे सूबे में, मुझे अगर इजाजत दीजिएगा, ये ग्लोबल है असदुल्लाह साहब, ये ग्लोबल और रीजनल और ग्लोबल मसला है। मुझे बिल्कुल सही ग्लोबल मसला है, इस पर इसीलिए अक़वाम मुत्तहिदा के इदारे भी बड़ी अपना कंसर्न शो कर रहे हैं। फ़खर इमाम साहब इस पर क्या अपनी राय रखते हैं और किस तरह से उन्होंने कंसर्न शो, जरा ये देख लीजिए। मैं औरिया साहब के पास जाता हूँ फिर।
ये जो नया वबा आ रही है टिड्डी दल, इसकी ब्रीडिंग बड़ी तेजी से चलती है। ये 200 से 1200 बच्चे एक लोकस देती है। आप खुद सोच लें कि अरबों इकट्ठे हो जाते हैं। और अभी कोई 1 माह पहले अफ्रीका में एक मुल्क में इसने 5 लाख एकड़ तबाह किया। और ये कहा जाता है कि वहाँ साइज जो था इसके स्वार्म का वो मॉस्को सिटी के बराबर था। पहले कोरोना वायरस का मुकाबला किया जा रहा है। अच्छा, एक तरह से ये कोरोना वायरस और ये टिड्डी दल का जो मसला है, ये फूड सिक्योरिटी का मसला है, एक तरह से आप औरिया साहब आपस में जुड़े भी हुए हैं, क्योंकि हम पिछले दिनों में देख रहे थे कि फूड सिक्योरिटी पर काफ़ी बात हो रही थी कि फूड सिक्योरिटी का मसला पैदा तो नहीं हो सकता कोरोना में जब लोग घरों में बैठे हैं। तो अब जब टिड्डी दल का हमला होता है तो उसके नतीजे में खुदा न खास्ता ये मसला जो है संजीदा भी हो सकता है। ये वाकई आपके ख्याल में इस पर काम नहीं हुआ जब होना चाहिए था वक्त पे, और अब जबकि हो रहा है तो इसका असर नहीं सामने आ रहा? मुझे फखर इमाम साहब की ये बात बड़ी हैरत हुई है कि ये एक नई वबा जो आई है, उनको शायद पता ही नहीं है कि पाकिस्तान के अंदर पूरे बड़े सगीर में 1812 से लेके 1889 तक कम से कम 10 दफा टिड्डी दल का हमला हुआ है। और उस वक्त जब पाकिस्तान बना था, मैं एक ऐसे डिस्ट्रिक्ट में डिप्टी कमिश्नर रहा हूं जिसे चागी कहते हैं। चागी के साथ का जो डेजर्ट है, और चागी का डेजर्ट, हेलमंद का डेजर्ट और तश्ते लूत जो ईरान का है, इसमें इसकी ब्रीडिंग हुआ करती थी। और हमारे जमाने में एक लोकस्ट ऑफिसर होता था जिसके पास एक जहाज होता था, और वो बाकायदा उसको वहां पर उसको सप्लाई की जाती है, और वो बाकायदा मुस्तकिल हर महीने मुझे रिपोर्ट दिया करता था कि हमने इतने स्प्रे कर दिया और इतने अंडे मार दिए। और फिर बॉर्डर मीटिंग जो ईरान के साथ हमारी होती थी डिस्ट्रिक्ट के लेवल के ऊपर, मेरी होती थी, खारान के डीसी की होती थी, उधर से जायदान की होती थी, उधर से हेलमंद से लोग आते थे, वो बताते थे कि हमने अपने इलाके के अंदर मार दिया है। ये फेडरल गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। पाकिस्तान में डिजास्टर मैनेजमेंट की तबाही का जिम्मेदार एनडीएमए की फॉर्मेशन है। मैं आज भी कहता हूं, मुशर्रफ ने जब जिसको बनाया था, इसको पूरी की पूरी तबाही की तरफ ले गया था। आपके सारे के सारे जो लोकल लेवल पे जितनी चीजें होती थी, आपके तमाम के तमाम जो अपना फायर फाइटर्स होते थे वो खत्म हो गए। आपके जो वहां पर रिसोर्स सूरतार होते, मुफ्ती साहब वहां पर होते थे, क्या कमाल के ऑफिसर थे वो। बेचारे इतने छोटे से लेवल के होते थे, लेकिन उनके पास वो इतनी ईमानदारी से जहाज इस्तेमाल किया करते थे। आपको याद होगा, हम जब बचपन थे 1950s के अंदर जैसलमेर से आया करते थे, इंडिया के साथ कोऑर्डिनेशन की जाती थी, और आपको याद होगा कि वो जहाज जो था उसकी आवाज आती थी, वो स्प्रे होता था, उसकी बू हम बचपन में सुना करते। इरशाद आल साहब ने को याद होगा कि किस तरह वो स्प्रे होता था और वो उनके ऊपर दिया जाता। अब ये जो इन्होंने एनडीएमए बनाया है, ये इसने तो जलजले की भी सारी चीज अपने पास इस्लामाबाद में ले गए हैं, सैलाब का भी इस्लामाबाद में ले गए हैं, हर चीज एक ऐसी मरकजियत कायम की है जिसने बाकी सारे महकमों को खा गई है। ये मरकजियत जो है, आप अंदाजा करें कि एक जमाने के अंदर वो शहरों की जो कैपेसिटी खत्म हो गई है। अब आग लगती है अगर किसी जगह, तो इस्लामाबाद में एनडीएमए को फोन होता है कि आप जनाब स्नार्कल्स उठाओ, तो फलाने उठाओ, तबाह बर्बाद कर दिया इस पूरे के पूरे अंग्रेज ने जो बनाया सिस्टम था। मुझे याद है अच्छी तरह के 1996-7 के अंदर हमें पता चला था कि 93 के अंदर टिड्डी आई है। आप सोच सकते हैं कि 12 स्प्रे हुए थे और किसी को कानो कान भी खबर नहीं हुई थी, ना तमगा लगा था, ना मेडल हुई थी, ना वजीर आया था। वो बेचारे मुफ्ती साहब 17 ग्रेड का अफसर, उसने कहा था मैंने लाखों अंडे मार दिए। हमने एडमिनिस्ट्रेशन को तबाह बर्बाद कर दिया है। और मुझे रोना आता है कि वजीर साहब कहते हैं ये एक नई वबा आ गई हो। भाई साहब, आप तो जिम्मेदार आदमी हो, आप तो जिस इलाके से हो। मेरे बचपन में हम जाते थे, हम तो टिड्डियां मार के भून के खाया करते थे, मुझे याद है अच्छी तरह। और ये फरवरी में आई हुई है। अगर वहां पर लोकल सॉफ्टवेयर आज चागी में बैठा होता, अगर उसने बॉर्डर मीटिंग्स की होती, अगर वो बॉर्डर मीटिंग का रवाज रहा होता, मसला सारा ये है, आप इस्लामाबाद में बैठे हुए हो, आप प्रोक्योरमेंट करते हो, फिर एक गोदाम बनाते हो, फिर गोदाम से चीजें जाती हैं, फिर वापस आती हैं। आपने पूरे का पूरा इस्लामाबाद में एक खास टावर बना दिया, जो मर्जी करते रहे। बिल्कुल सही है, ये बड़े अफसोसनाक इसके मुख्तलिफ पहलू हैं। लेकिन एक चीज़ और भी है शादाब साहब, वो मेरी जनूबी पंजाब में कुछ लोगों से बात हो रही थी, कुछ ऐसे लोग जिनकी फसलों पर हमला हुआ, उनसे मैं रब्ता कर रहा था, तो उन्होंने ज़्यादा लोग अफसुर्दा इस बात पर भी हैं कि जो हमारे नुमाइंदे हैं यहाँ से, जिनको हमने मुंतखब करके भेजा है, और मैं नाम लेना शुरू करूं तो बहुत और कई लोग तो उनमें काबीना में बैठे हुए हैं जिनका ताल्लुक डेरा गाजी खान से है, जनूबी पंजाब के मुख्तलिफ शहरों से इनका ताल्लुक है। उन्होंने उनकी आवाज़ नहीं उठाई, वो कहते हैं हमारी आवाज़ नहीं उठाई गई। ये आपके ख्याल में क्या हुआ? ना जरताज गुल बोली, ना खुसरो बख्तियार बोले, ना रानी साहब ने बात की, ना वो और लोगों ने,
ये ना लोधरा से कोई नुमाइंदगी हुई, ना डेरा गाजी खान से, ना रहीम यार खान से, क्या हुआ ये? देखें ऐसी बात नहीं है। जो बुनियादी चीज़ है वो ओरिया साहब ने जो बात की है, यानी ये NDMA बनाया ही इसलिए गया था कि कोई भी नेशनल डिज़ास्टर होगा, कोई भी आफत आने वाली होगी तो उसका कब्ल अज़ वक्त दिफा किया जाएगा, कब्ल अज़ वक्त वो इलाज सोचा जाएगा, कब्ल अज़ वक्त इक़दामात किए जाएंगे। लेकिन 2005 के ज़लज़ले के बाद 2010 में सैलाब आया तो सैलाब आगे आगे था और NDMA और PDMA और लोकल गवर्नमेंट और जो एडमिनिस्ट्रेशन है डिस्ट्रिक्ट और सूबे की, वो पीछे पीछे थी, वो तबाही मचाता जाता था। ये रनिंग कमेंट्री जा रही थी कि जी वहाँ पहुँच गया, इतना क्यूसेक पानी है, ये है वो है। बाद में भी यही होता रहा है और ये हमारे दोनों जो वाक़यात हैं, कोरोना का वाक़या और टिड्डी दल का, ये हमारी बतौर रियासत के या बतौर हुकूमत के नाकामी है, वफाकी हुकूमत की, सूबाई हुकूमत की, अज़लाई जो एडमिनिस्ट्रेशन है अज़ला की, और ये जो NDMA PDMA वगैरह बने हुए हैं। देखें ये फरवरी में यहाँ शोर मचा, ये पंजाब का तो मुझे पता है, उस वक्त सिंध भी मुतासर हो रहा था, सिंध कम था लेकिन बलूचिस्तान ज़्यादा था। उस वक्त लोगों ने, मैं जनूबी पंजाब के एक नुमाइंदे की बात कर रहा हूँ जो वज़ीर भी हैं, उन्होंने बाकायदा तजावीज़ पेश की और उस वक्त ये शोर मचा था। हमने अपने कालमों में लिखा, अपनी इदारियों में लिखा, हम बोलते रहे कि जनाब वाला ये अंडे दे के जा रही है, अब अगला जो हमला होगा वो बहुत ही शदीद होगा। यानी एक लेमैन के तौर पर मुझे और आपको इसका इल्म था, मल्टीप्लाई होकर शामिल हो चुके हैं, दल बड़ा हो चुका होगा। लेकिन ये कोरोना के मामले में भी आप देखें NDMA का कि जब अगर ये ताफ्तान में कोई इक़दामात किए होते, हमारे एयरपोर्ट्स पर कोई इक़दामात जो बाहर से लोग आ रहे थे किए होते, तो मेरा नहीं ख्याल कि आज हमने 78 मैयतें उठाई हैं तो मामला इतना बिगड़ सकता था। यही हमारे साथ हो रहा है कि चलो जी कोरोना के मामले में तो हम बेनिफिट ऑफ डाउट दे देते हैं कि जनाब वाला एक आलमी वबा थी, मुश्किल था, पहला तजर्बा था, लेकिन टिड्डी दल का जिस तरह ओरिया साहब बता रहे हैं और हम सब जानते हैं कि ये तो साल 2 साल 5 साल 10 साल बाद छोटी सतह पे बड़ी सतह पे आती है, लेकिन कोई इक़दामात किए ही नहीं गए, कोई सोचा ही नहीं गया। और आज जब वो हमलावर हो चुकी है, देखें ना जहाज़ गिर गया था, यह गालबन फरवरी या जनवरी में चोलिस्तान में जो जहाज़ स्प्रे कर रहा था वो कर्नल साहब बहुत शहीद हो गए थे उसमें। जहाज़ गिरा तो क्या पंजाब गवर्नमेंट का फ़र्ज़ नहीं बनता था कि एक और जहाज़ ख़रीद लिया जाता, या अगर वफाकी हुकूमत प्लांट प्रोटेक्शन का वो जहाज़ था तो वो कोई 1 2 3 जहाज़ ख़रीद लिए जाते, लेकिन नहीं ख़रीदे गए। इसका मतलब है कि सोचा ही नहीं गया कि दोबारा भी ज़रूरत पड़ सकती है। फिर ये जो स्प्रे जहाँ हो भी रहा है वो इफ़ेक्टिव क्यों नहीं हो रहा है, ये एक और सवाल है। और ये बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है कि जहाँ स्प्रे हो रहा है, हाँ वो ज़मीनी तरीके से हो रहा है या फ़िज़ाई तरीके से हो रहा है, वो इफ़ेक्टिव क्यों नहीं है, वन डे मार क्यों नहीं रहा है, ख़त्म क्यों नहीं हो रहा है, 10% 20% क्यों है। इसका मतलब ये है कि उसमें भी गड़बड़ कहीं ना कहीं मौजूद है, और ये वो गड़बड़ है हम सोचते नहीं हैं, जब सोचते हैं तो उसमें बेईमानी का, बददियानती का, करप्शन का एलिमेंट शामिल कर देते हैं, और नतीजा जो है वो आम आदमी भुगतता है, काश्तकार भुगतता है, वो लोग भुगतते हैं जो इस मुल्क को फूड सिक्योरिटी फराहम कर रहे हैं, वो मुतासरीन में हैं, और वो लोग जिनका फ़र्ज़ बनता है कि इसको बिल्कुल यकीनी बनाएं कि हमारे खुराक के मामला जो हैं वो गड़बड़ ना हों, वो सिर्फ उसमें या बातें रनिंग कमेंट्री करते हैं या ये आपने एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात की कि जहां पर स्प्रे हो रहा है वो इफेक्टिव क्यों नहीं है। ओरिया साहब इसमें कुछ ऐड करना चाहते हैं? जाहिर है मैं एक छोटा सा ब्रेक ले रहा हूं, मैं ओरिया साहब ब्रेक ले रहा हूं छोटा सा, फिर आप जवाब दे दीजिएगा। 2-3 चीजें हो सकती है ना मुमकिन तौर पर। एक तो ये हो सकता है कि जी टिड्डी जो है उसके यहाँ एक कुव्वत मुदाफ़त पैदा हो गई है स्प्रे के खिलाफ, या स्प्रे अच्छा नहीं है, दवाई ठीक नहीं है, या ईमानदारी से उसको किया नहीं जा रहा, करप्शन हो रही है उसमें, मिलावट करके किया जा रहा है, या कुछ भी किया जा रहा है, या फिर वाकई इतने बड़े दल को स्प्रे से कंट्रोल करना मुमकिन ही नहीं है, क्योंकि जहां ये बैठती है वहां आप जब स्प्रे करते हैं तो उड़ के आगे चली जाती है, या ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है। ये मुमकिन तौर पर वजूहत हो सकती हैं, लेकिन ओरिया साहब की उस पर राय क्या, एक मुख्तसर ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।
दोबारा खुशामदीद। औरिया साहब, आप इस पर ऐड करना चाह रहे थे कि जो इस वक्त एक्टिविटीज़ हो रही हैं या कोशिशें हो रही हैं टिड्डी को ख़त्म करने के लिए, वो कामयाब क्यों नहीं हो रही? देखिए, मसला सारा यह है कि एक रेगुलर हर साल की सर्वेलेंस होती है उच्च एरियाज के अंदर, क्योंकि ये किसी मैदानी इलाके में नहीं होती, ये डेजर्ट में होती है। डेजर्ट में ये इसको अंडा देते हैं, आधा अंडा उसके अंदर दबा होता है, डेजर्ट के अंदर होता है, उसके ऊपर खोल सा होता है, उसके अंदर तकरीबन लाखों के हिसाब से अंडे जो है उसके अंदर पड़े होते हैं। और ये तकरीबन होता है, ये टेम्परेचर हमेशा देखा जाता है कि लोकस के जो कंट्रोल का ऑफिसर देखता है कि टेम्परेचर ह्यूमिड तो नहीं है, कि थोड़ी बहुत रेनफॉल तो नहीं होगी उस इलाके के अंदर, डेजर्ट के अंदर। अगर रेनफॉल होगी तो इसका मतलब है कि अंडे जो है वो बड़ी आसानी से निकल आएंगे और वो बन जाएगी। तो वो फौरन जहाज निकालते थे या स्प्रे करते थे ताकि डेजर्ट पे स्प्रे हो जाए, अंडे वहीं मर जाए। ये एक रेगुलर मुस्तकिल हर साल की एक्टिविटी है जिसको हमने छोड़ दिया हुआ है। डिप्टी कमिश्नर की रिपोर्टों में से खत्म हो चुका हुआ है हमारी, क्योंकि ज़ाहिर बात है एनडीए में बन गया भाई, अब एनडीए में जाने, एनडीए में का बाप जाने, दूसरे जाने, सारा कोई एक आम आदमी जो है वो अफसर जो है वो रिपोर्ट बना बनू के चला जाता है। वो जो डिप्टी कमिश्नर की गर्दन के ऊपर आता था ना कि तुम्हारे इलाके में वो कस गया, अब फरवरी तक तो वो निकल के बाहर आ गई हुई थी वहां पर, और वो दोबारा अंडे दे के बना गई हुई थी। तो ये अच्छा, दूसरा जो होता था, ये एक इंटरनेशनल फिनोमेना है। जो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स होते थे, खुसूसन ईरान के डिस्ट्रिक्ट और इंडिया का जैसलमेर का इलाका, वो उसके साथ एक कोऑर्डिनेशन की जाती थी बॉर्डर लेवल पे, और कहा जाता था कि ये तुम भी स्प्रे कर लो और हम भी स्प्रे कर लो, दोनों का नुकसान है। ये काम नहीं हो रहा भाई, और ये काम 1999 के बाद जब से ये मुशर्रफ साहब ने पूरा सिस्टम उल्टा है ना पूरे पाकिस्तान का, वो जो तनवीर नकवी साहब का, फिर वो सिस्टम वापस आया तो फिर सिस्टम वहां रहा ही नहीं। पूरी एडमिनिस्ट्रेशन को जो करप्ट किया गया है ना, उसके अंदर से ये ऑफिसर्स भी खत्म हो गए, सब कुछ खत्म हो गए। अब 8-10 लाख रुपए का जहाज मिलता है जिससे स्प्रे होता है। आप कार से भी सस्ता जहाज है। हमारा एक दोस्त है मरवत साहब, वो 6 लाख रुपए बना के दिया करते थे, और मैंने एक दफा लिखा भी था यार मरवत साहब के जहाज खरीद ले, हम 2 खरीद ले, हम पूरा का पूरा 48 स्क्वायर किलोमीटर है उसका कवर कर देंगे। इसकी ब्रीडिंग ग्राउंड यहां नहीं है, इसको बलूचिस्तान में फोकस करना चाहिए था। लोकस के सारे ऑफिस वहां से होते थे, वो बकायदा इमरजेंसी में चले जाते थे, प्लांट प्रोटेक्शन वाले लोकस के ऑफिसर जो थे। अब आपको पता है लोकस का ऑफिसर कहां पर है? कोई कभी बचपन में हर जगह होता था मच्छर मार अफसर कौन सा है, और वो बेचारे जिम्मेदार उनके दरवाजे पे जाया करते थे, हमें भी दे दो, हमें भी दवाई दे दो। आपको पता है कभी आज कोई एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट को राब्ता है किसी जिम्मेदार के साथ? प्रोविंशियल सब्जेक्ट है, कोई पता नहीं है हमने बीज कौन सा देना है, हमने खाद, वो अपने तौर पे बेचारे टामक टोइया मार मूर के दुकानों से जो खाद मिलती है वो ले लेते हैं, वो सब कुछ लेते हैं। जिस वक्त मैक्सी पाक आई थी, येरी पाक आई थी, किस तरह एक एक बंदा जाके वो मुख्तलिफ काम करता था, ये थ्रेशर कैसे सप्लाई होते थे। हमने तबाह कर दिया है पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेशन को। इतना अच्छा मुल्क था जो सत्यानाश हो गया है ये 73-2 के बाद से। सही, बिल्कुल। ये इसमें खोखर साहब जो अभी हम वीडियोस में भी देखते हैं और जो मेरी बात भी हो रही है लोगों से, अभी वो उनको कहा जा रहा है कि आपके पास एक ही हल है कि टिड्डी अगर आपकी फसल के करीब आए या ऊपर बैठने लगे तो आप ढोल बजाएं, 3 डब्बे बजाएं, आप घर से कोई बर्तन ले आएं, वो बर्तनों को जोर जोर से बजाएं, जैसे कि आपने खुद भी जिक्र किया कि साइलेंसर निकाल लें मोटरसाइकिल का, उसको अपनी फसल पे बैठने ना दें। वो यहाँ नहीं बैठेगी, वो कहीं और जाके बैठ जाएगी जहाँ पर ढोल नहीं बज रहा होगा। नुकसान तो फिर भी होगा, एक किसान का नहीं होगा, दूसरे किसान का होगा। लेकिन बहरहाल अपनी फसल को बचाने के लिए भी शोर मचाने का तरीका ये कितना कारगर साबित हो रहा है? सर, जहां पे कम्युनिटी साथ शामिल हो जाती है, लोग साथ मिल जाते हैं, काफ़ी लोग आ जाते हैं, वहाँ 100% ये कामयाब है। क्योंकि मेरी खुद कॉटन थी, बिल्कुल छोटी कॉटन थी जिसको ये खा जाती, वहाँ पे बहुत बड़ा स्पेल आया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह लोगों के आने से साथ वाली बस्ती वाले लोग आ गए तो उन्होंने आके शोर मचाया, ढोल बजाया, ड्रम बजाया, हर चीज़ बजा के वो निकल गई। जिस तरह औलिया मकबूल जान साहब कह रहे थे, वो बिल्कुल सही कह रहे थे कि इसका स्प्रे करने का जो टाइम है वो डेजर्ट में ही है, वहाँ पे इस पर स्प्रे किया जाता है। तो ये कंट्रोल, उस वक्त हम शोर मचाते रहे लेकिन हमारी बात किसी ने सुनी। देखिए, इसकी अहमियत इस वक्त इतनी है फूड सिक्योरिटी की कि मैं आपको अर्ज करता चलूँ कि जब आप 9/11 हुआ, आप पे पाबंदियाँ लगी, आपकी ज़राअत थी तो उसके बावजूद आप चलते रहे। आपने एटमी धमाका किया, पाबंदियाँ लगी, ज़राअत की वजह से आप बचे रहे। आपने 17 साल दहशतगर्दी के खिलाफ जंग लड़ी, अल्हम्दुलिल्लाह कोई बंदा भूखा नहीं सोया ज़राअत की वजह से। अभी आपने कोरोना के लिए 2 महीने के लिए लॉकडाउन किया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कोई भूखा नहीं सोया। किसी न किसी मुखैर ज़राअत ने किसी गंदम पहुंचा दी, चावल पहुंचा दे, लेकिन कोई भूखा नहीं से ज़राअत। अगर खुदा ना खास्ता ये जो नया आ रहा है सिलसिला, अगर ये आ गया तो पाकिस्तान में सिर्फ इंसानों के लिए नहीं, जानवरों के लिए भी कोई चीज़ नहीं होगी। इसके लिए हमें बड़ा सीरियस सोचना होगा और पूरी कौम को मिल के हिम्मत करनी होगी। अब ये अकेले किसी हुकूमत का काम नहीं है, पूरी कौम को साथ शामिल होना चाहिए।
हम काश्तकार भी साथ शामिल होने को तैयार है। हमारे पास भी जेक्टो मशीनें हैं, हमारे इलाके में जहां बैठेगी, हमें अगर इतला दी जाए इलाके के लोगों को, इतला के फलां जगह रात को ये बैठ गई है, हमारे लोग भी जाके जेक्टो के जरिए उस पर स्प्रे कर सकते हैं और हम करेंगे। लेकिन असल जो चीज है कि जिस वक्त फसल पे आती है वहां पे स्प्रे नहीं हो सकता है। एक जगह पर बैठ जाती है, अब उसकी इतला मिलती है कि स्प्रे वहां पर होना चाहिए, जितनी देर में टीमें पहुंची हैं वो 10 मिनट में तो फसल का सफाया कर देती है। तो और फिर जब स्प्रे होता है तो ज्यादातर टिड्डी वहां से उड़ के आगे चली जाती है। ये इफेक्टिव नहीं है। क्या ये बात दुरुस्त है, ये परसेप्शन है? मैं आपको अर्ज करूं, होना ये चाहिए। अब एक सेल कैम होना चाहिए, जिस तरह महकमा मौसमियात देता है ना, इतला देता है कि कल ये हो रहा है, इसके बारे में बताया जा सकता है। क्योंकि मुझे खुद बताया गया 2 दफा, मेरे पास मुझे खुद बताया गया कि पीछे इतने फासले पे आपके पास इतनी देर में पहुंच जाएगी। अच्छा, उसे हम तैयारी कर लें। अगर जिन काश्तकारों तैयारी नहीं कर सके उनका नुकसान हुआ है, कपास का नुकसान हुआ है। अभी एक प्रोग्राम में मिनिस्टर एग्रीकल्चर पंजाब कह रहे थे कि 3% नुकसान हुआ है। खुदा ना करे कि 3% हुआ हो। अगर 3% नुकसान है पंजाब में, तो 50 लाख एकड़ जहां पे कॉटन लगी पड़ी है, तो फिर इससे बड़ा 1.5 लाख एकड़ जाया होगा। 1.5 लाख एकड़ बहुत ह्यूज एक नुकसान है जो उनके मुताबिक था। देखिए, काश्तकार के मैं इस वक्त परेशानी के उसके जज्बात का लफ्जों में अहता करके नहीं बता सकता। वो कितना इस वक्त वो पिसा हुआ है और कितना परेशान है अपनी फसल के लिए। काश्तकार को जो फसल खड़ी होती है वो प्यासी भी हो, ऐसे लगता है कि उसके बच्चों को प्यास लगी हुई है। वो फसल से प्यार करता है, फसल से बातें करता है। खुदा ना खास्ता मेरे मुंह में खाक कोई ऐसी वबा आ गई, अगर दोबारा ये वापस आती है किसी और, जिस तरह कहा जा रहा है मस्कत से, यमन से, ईरान से ये इसने आना है, तो इसको खुदा के लिए हुकूमत से हम गुजारिश करते हैं ये आपस में मिलकर, सिंध हुकूमत, पंजाब हुकूमत, वफाकी हुकूमत, सरहद और KP के सब मिलकर काम करें। क्योंकि ये पाकिस्तान का मसला किसी सूबे का मसला नहीं है, किसी घर का इशू नहीं है, किसी यूनियन कौंसिल का इशू, जिले का इशू नहीं, पाकिस्तान का इशू है जी। फूड सिक्योरिटी का इशू पूरी दुनिया में नंबर 1 पे प्रायोरिटी होती है फूड सिक्योरिटी की, बॉर्डर सिक्योरिटी नंबर 2 पे आती है। इस वक्त हमारी फूड सिक्योरिटी रिस्क पे है, इसलिए हमें मिलकर काम करना चाहिए। और मैं हुकूमत से एक और चीज मशवरा दूंगा हुकूमत को कि जिस तरह पेस्टिसाइड कंपनी है, उनके फील्ड में मल्टीनेशनल नेशनल कंपनी है, उनके फील्ड में हजारों लोग हैं, उनसे काम लिया जाए। फर्टिलाइजर कंपनी है, एप्टमा के लोग हैं, इन सबको इस्तेमाल, इन सब ने यही काश्तकार से पैसा कमा के ये बैठे हैं। सबके पास जो पैसा है काश्तकार के पास से लेके बैठे, आज उनसे इन्वेस्टमेंट करवाई जाए इसके ऊपर। और ये एक इन्वेस्टमेंट, एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है, मैं तो उसको कहूंगा कि ये एक डोनेशन है, वो एक उनको भी सवाब मिलेगा। औरिया साहब ने बड़ा हैरान इस वक्त बात बताई, मेरे लिए तो बिल्कुल नहीं थी। वो कह रहे हैं कि 8-9 लाख रुपए में जहाज मिल जाता है जो इसको स्प्रे करने के लिए, यानी कि एक पुरानी गाड़ी की कीमत में, और एक सस्ता तरीन एक इक्विपमेंट है जो आपको चाहिए ना। ये कह रहे हैं स्प्रे करने के लिए एक ही जहाज है हमारे पास, तो ये तो बड़ी आसानी से इसको प्लान किया जा सकता है। एक चीज़ जो हम बार बार कह रहे हैं राव साहब, वो ये है कि जी हुकूमत को ये करना चाहिए था, ये होना चाहिए था, वो सब तो नहीं हुआ जो हम माजी में का रोना रो रहे हैं। लेकिन अब क्या हो सकता है, अब क्या ऑप्शन है हमारे पास? इस्माइल राव साहब। हेलो जी, क्या फरमाया आपने? मेरा सवाल यह था कि अब हम क्या कर सकते हैं? करेंगे जरा आप जी साहब, हुकूमत के पास देखें ऑप्शंस क्या हैं? मैं गुजारिश करूं कि जैसे जी ऑप्शंस ये हैं कि जैसे कि ये जितना बड़ा इशू है, मेरे ख्याल में हुकूमतों को इतना ही इसको अहमियत देनी चाहिए। और इसमें सबसे बड़ा जो लीडिंग रोल प्ले करना है वो वफाकी हुकूमत को प्ले करना है, और सूबाई हुकूमतों को भी ऑन बोर्ड रखना है और उनके साथ काम करना है, उनके बगैर नहीं हो सकता। अब जैसे नेशनल एक्शन प्लान बना था और उसके जितने स्टेज बने थे, अगर उन पे अमल होता चला जाता तो मेरे ख्याल में इस वक्त हम फुली तौर पर तैयार होते। जनवरी में जब नेशनल एक्शन प्लान की पहली मीटिंग हुई, उसको नेशनल इमरजेंसी, इसको यानी इतना बड़ा फूड सिक्योरिटी का मसला हो, और सबसे पाकिस्तान ज़रई मुल्क है और हमारी रीढ़ की हड्डी भी कहा जाता है ज़रायत है, हमारे पॉपुलेशन का इन्हिसार, हमारी मुल्की मैशत का इन्हिसार, उस मसले की अहमियत, अवलियत और तरजीहात हुकूमत के पास, वफाकी हुकूमत के पास ये थी कि फरवरी में आया है और 11 माह के बाद उसमें नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की गई है, और उस पर भी जो इकदाम किए गए, जो फैसले किए गए, यानी उसमें हमें बताया गया था कि हम 12 जहाज जो हैं अमेरिकन एक ट्रैक्टर एरोप्लेन आते हैं, हमने वो परचेज कर लिए हैं, वो आ जाएंगे और हम इतने ऐसे सूबों में देंगे और एरियल स्प्रे हम करेंगे। और आज भी हमें यही बात बताई जा रही है।
यानी 5-6 माह के बाद भी हमें वही बात सुन रहे हैं जो हम जनवरी में सुन रहे थे, या उससे पहले जब अगस्त सितंबर में इसका जोर था और हम मीटिंग्स कर रहे थे डिपार्टमेंट ऑफ प्लांट प्रोटेक्शन के साथ, तो भी यही बातें होती थी कि ये भी होगा, ये भी होगा। तो इस वक्त मैं समझता हूं कि सूबाई हुकूमतें, हम जब मुश्तरका मीटिंग हुई हैं, इजलास हुए हैं, उसमें जो व्यू पॉइंट सूबाए सिंध का है वही बलूचिस्तान का भी रहा है, ज्यादातर वही जो है वो पंजाब का भी रहा है। लेकिन वफाकी हुकूमत ने बातें की हैं और इस वक्त उसको ये जितना बड़ा इशू है प्रायोरिटी देनी चाहिए हुकूमत को। ये फूड सिक्योरिटी का मसला है, ये एग्रीकल्चर का मसला है, फौरी इकदाम करने चाहिए। इस वक्त पेस्टिसाइड की बात हुई, अब इस वक्त भी वफाकी हुकूमत की तरफ से मैं आपको बताता चलूं कि सिंध के अंदर जो इमदाद तो नहीं मैं कहूँगा, क्योंकि उनकी जिम्मेवारी है, डेजर्ट लोकल्स उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हम उनके साथ हैं, सब मिलके काम कर रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ 164,000 लीटर पेस्टिसाइड दी गई है यूएलवी की, वो वही है जो चाइना से इमदाद आई है। चाइना का इनिशिएटिव भी हमारी सिंध गवर्नमेंट ने लिया था। सबसे पहले चीफ मिनिस्टर मुराद अली शाह ने लेटर लिखा, काउंसिल जनरल से उसने मुलाकात की, फिर एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ने उसको फॉलो किया, जिसको फिर फेडरल गवर्नमेंट ने एंडोर्स भी किया। तो हमें एयर ब्लास्ट स्प्रेयर कुछ मिले हैं 12 जो ट्रैक्टर माउंटेड होंगे, वो भी चाइना ने दिए हैं। और जो वफाकी हुकूमत को सबसे पहले जो काम करना था, जो था एयरक्राफ्ट की खरीदारी, हमें चाहिए, हम ये कह रहे हैं कि हमें फौरन चाहिए 6 एयरक्राफ्ट, क्योंकि हमारी जो 3 डिवीजन्स डेजर्ट की हैं, 7 अजला डेजर्ट के हैं पूरे हमारे नंगर पार्कर से लेके घोटी तक, जिनमें 25-30 लाख रुपए के आ जाएंगे, जो कि औरिया साहब बता रहे हैं। तो ये आपको विफाक से क्यों चाहिए? आप क्या सूबा अपने तौर पर नहीं कर सकते? ये पता नहीं कितने, नहीं हम नहीं कर सकते। हमने बड़ी कोशिश की, क्योंकि ये स्पेशल एयरक्राफ्ट्स होते हैं, इनमें फिटेड होता है सारा। इसमें जो हमने तो कोशिश की, हमने तो चाइना से भी बात की। हमने इनिशिएटिव जो चाइना का लिया था वो भी इसलिए लिया था कि हमें अगर हायर होके मिलें तो हम किराए पे भी लेने के लिए तैयार हैं, अगर हम खरीद सकें तो हम खरीदने के लिए भी तैयार हैं। तो ये, लेकिन अब देखें, ये अगर मैं समझता हूं कि ये इतनी, फिर फकत यही नहीं है कि एक सूबा कर ले, ये आपको नेशनल लेवल पे करना होगा। फकत नेशनल लेवल के भी नहीं, वफाकी हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है कि वो इस इशू को, जितना ये रीजनल है, ये तमाम, अगर हिंदुस्तान से भी उन्होंने अगर इसके खिलाफ ऑपरेशन नहीं किया, लोकल्स के खिलाफ, टिड्डी दल के खिलाफ अगर ईरान में कुछ नहीं किया गया, यमन में नहीं किया गया, तो हम जो भी करेंगे हमारी मेहनत सारी जो होगी वो जाया जाएगी। सही है इरशाद साहब, लेकिन बहुत सारी चीज़ें सूबे अपने तौर पर भी बहरहाल मैनेज कर सकते हैं, लेकिन ये जो एक हम देखते हैं बाज़ औक़ात के विफाक और सूबे की जो टसल है, उससे हम ज़्यादा डैमेज कर बैठते हैं। यानी खुद से इनिशिएटिव लेने के बजाय हम विफाक से डिमांड करते रहते हैं। ये इसलिए भी बाज़ औक़ात ज़्यादा नुकसान होता है। इरशाद साहब, देखिए बात यह है कि नहीं, असदुल्लाह साहब, हमने बिल्कुल ही कोई जी राव साहब अगर मौका दीजिएगा इरशाद आरिफ साहब जी। ठीक है, गुजारिश ये है, मैं तो ये कह रहा हूँ कि नाअहली है, नालायकी है, और वो विफाक की भी है और सूबों की भी है। अगर ये 10 लाख का नहीं 20 लाख का भी जहाज़ मिलता है और 10 जहाज़ भी अगर लेने हों तो 2 करोड़ रुपए का खर्चा है, तो ये सूबा आसानी से कर सकता है। ये तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन भी कर सकती है। अगर विफाक से कोई मंजूरी नहीं मिल रही या कोई और रुकावट विफाक डाल रहा है तो फिर तो काबिल फ़हम बात है। आपने विफाक से कह दिया, विफाक ने नहीं किया, जो नुकसान हुआ है वो तो सूबे का हुआ है, सूबे के अवाम का हुआ है। तो इसलिए ये बात तो ये सियासत है कि जी सूबा नहीं कर रहा, मरकज़ नहीं कर रहा। मेरा तो ये है कि वफाक भी नहीं कर रहा और सूबे भी नहीं कर रहा। चलो जी सिंध से तो हो सकता है कि वफाक को मसला हो एक सियासी इख्तलाफ की वजह से। पंजाब में भी उतनी तबाही मच रही है, बलूचिस्तान में सबसे ज़्यादा तबाही मच रही है। पहले ही एक जो सूबा है वो पसमानदा सूबा है, वहाँ अगर ये भी मुसीबत आ जाए, कोरोना की मुसीबत भी हो, तो उन बेचारों के पास तो वसाइल नहीं होते मलेरिया को कंट्रोल करने के। वो कोरोना को कैसे करेंगे और टिड्डी दल को कैसे करेंगे? तो असल में जो नाअहली का एलिमेंट है वो हर जगह पे मौजूद है। देखें, एक मिसाल है कोरोना की, कि कोरोना के इशू पर हम फंस गए और हमने ये कहा कि जनाब वाला लोग भूख से मरेंगे अगर हमने लॉकडाउन किया। लेकिन ये जो टिड्डी दल है ये तो भूख से मरने वाली बात है। यानी आपने अगर वो कर रहे थे तो फिर इस पहलू को भी सोचना चाहिए था कि भाई हम भूख से नहीं, ज़्यादा बड़ा फूड सिक्योरिटी का इशू बन सकता है। अच्छा आगे आ जाएं, अब इस वक्त आटे की कीमत का इशू बन गया है।
यानी चीनी कमीशन की जो रिपोर्ट आई, शुगर कमीशन, उस पे इतना मीडिया ने भी शोर मचाया हुआ है, हुकूमत भी शोर मचा रही है, लेकिन चुपचाप बैठे बिठाए फ्लोर मिलों ने आटे की कीमत बढ़ा दी और 5 रुपए 6 रुपए किलो बढ़ा दी। चीनी 1 छटांग हम इस्तेमाल करते हैं, आटा हम 1 किलो इस्तेमाल करते हैं, और वो उसका इजाफा जो है, लेकिन वफाकी हुकूमत भी खामोश है। बल्कि वो जो रिपोर्ट पहले आई थी आटे वाली वीट कमीशन जो था, उस पर जिस सेक्रेटरी को, वफाकी सेक्रेटरी को हटाया गया था, आज उसको भी पेपरा का सरबराह बना दिया गया, उसको भी दोबारा महकमा दे दिया। जो फूड सिक्योरिटी का वजीर था उसको उससे बेहतर महकमा दे दिया गया। तो मैं ये कह रहा हूँ कि मरकज़ भी इसमें मुजरिम है, सूबे भी मुजरिम हैं, मुजरिमाना गफलत भी है इसमें, उसमें नाअहली भी है, और किसी न किसी सतह पर करप्शन का एलिमेंट भी मौजूद है। तो इस पे खुदारा सियासत ना करें और कुछ सोचें और कौम को बचाएं कि हम कोरोना से बच जाएं और फिर भूख का शिकार हो जाएं, तो ये बहुत बड़ी बदकिस्मती है। राइट सर, एक मुख्तसर सा ब्रेक ले लें। इसकी इकॉनमी पर बड़ी बुरा इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि ज़राअत हमारे GDP का 19% है। अब पिछले इस हुकूमत पर तनकीद ये हो रही है कि इसहाक डार साहब की छोड़ी हुई जो GDP लेवल है, आप उसको मेंटेन नहीं रख सके, उसको निस्फ के करीब ले आए हैं। तो अगर खुदा न खास्ता ये 19% हिट हो गया तो फिर क्या इम्पैक्ट होगा? क्या हुकूमत को इसका एहसास है? एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। दोबारा आपको खुशामदीद कहते हैं। औरिया साहब, इस हुकूमत की मौशी पॉलिसियों पर तनकीद करते हुए ये बात भी होती है कि इसहाक डार साहब 5.7 GDP ग्रोथ रेट छोड़ के गए थे। हुकूमत जो है ये उसको बरकरार न रखी, न सिर्फ ये कि बरकरार नहीं रहा बल्कि वो निस्फ के करीब आ गया। अब ये 19% है हमारा एग्रीकल्चर जो है वो पाकिस्तान के टोटल GDP का। अगर खुदा न खासा ये हिट होता है टिड्डी दल की वजह से, तो ये और जो है इसको नुकसान पहुंचेगा। तो हुकूमत को इस बात का इदराक नहीं है कि इसकी मईशत पर कितना बुरा असर पड़ेगा? देखिए, मैं आज चूंकि ये टिड्डी दल के ऊपर पढ़ रहा था तो मैंने अपनी सारी रिपोर्टें निकाली। मेरे सामने ये 1953 की रिपोर्ट पड़ी हुई है। 53, जब पाकिस्तान को बने हुए भी सिर्फ 6 साल हुए थे। तो उस वक्त इराक में, ईरान में, अफगानिस्तान में और इस इलाके में टिड्डी दल का हमला हुआ था, बहुत जबरदस्त किस्म का, और डेजर्ट को हैट किया गया था। ये रिपोर्ट है ये इस वक्त WHO की, और उसको कहते हैं कि पाकिस्तान Iraq purchased 21 airplanes and Pakistan purchased 20 planes in the last year। यानी पाकिस्तान ने 1953 में 20 जहाज खरीद के लोकस ऑफिसर को दिए थे कि उनको पता था नीड क्या है। और आपको पता है कि ये सितंबर में बन दिए गए थे ताकि आइंदा से जब गर्मी आए, जब मौसम बाहर का आए, जब ह्यूमिड आए, तो उससे पहले हम इनको मार दें। और उसके अंदर वो रिपोर्ट कहती है कि अफगानिस्तान ऑफिशियल्स इंट्रोड्यूस एरियल स्पेयरिंग ऑफ द सन पेस्ट, दिस वाज अ ग्रेट इंप्रूवमेंट इन द। उन्होंने कहा था अफगानिस्तान को इन दोनों ने जहाज दिए थे कि तुम करो, और अफगानिस्तान के डेजर्ट ने, जो हेलमंद का डेजर्ट था, उसने किया था। ये होश थी एडमिनिस्ट्रेशन में और सोचते थे कि हमने क्या करना है। मैं 53 की बातें कर रहा हूं, 2030 की बातें नहीं कर रहा हूं। यहां मीटिंग होती है, बड़ी शानदार किस्म की मीटिंग होती है, एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में 6 घंटे गुजरते हैं, सवालों का जवाब होता है। 20 जहाज 1953 में पाकिस्तान खरीदे थे। मैं आपको बताऊं, अख्तर मरीन मरवत साहब हमारे दोस्त हैं, वो होते हैं उसमें टांग के पास उनकी जगह है, लकी मरवत, वहां उन्होंने एक छोटी सी एयर स्ट्रीट ट्रिप भी बनाई हुई थी। वो मुझे कहा करते थे वो 6 लाख रुपए में एक छोटा जहाज बना के बेचते थे जो थोड़ी देर से उड़ जाता था, और फिर कहते 10-15 लाख। ये मशाक प्लेन जो है आपका बन रहे हैं यहां पर, और आप जाके बेचते हैं वहां पर उसमें कामरा में। या मशाक प्लेन को इंप्रूवाइज करें, उसके अंदर आप सिर्फ एक इंजेक्टर लगाना होता है जिसमें स्प्रे करना है, और सारा वक्त बॉर्डर के ऊपर सर्वेलेंस होती है 2-3 महीनों में कि कहीं कोई अंडा नजर आ जाए, कहीं कोई मूवमेंट नजर आ जाए, कहीं कोई इत्तला हो जाए, हम फौरन जाके स्प्रे करते हैं, हम उनको बॉर्डर। अब आपको पता है कि नाइजीरिया से आने वाला है, कोई नहीं, अभी भी नहीं ले रहे उस वक्त। नाइजीरिया का पता है उस तरफ से आने वाली है। और ये सब 53 में 20 जहाज खरीदे गए थे, और यहाँ तुर्की से एक जहाज मंगवाया गया था 2 हफ्ते पहले, उसकी भी कोई इतला नहीं है कि वो आ तो गया था। ये बड़ी फखर से खबर दी गई थी कि जी पहुँच गया है और उसको जोड़ा जा रहा है। अब पता नहीं जोड़ने के बाद वो कहाँ चला गया है।
अभी तक नहीं पता है। सही तरजीह असल में तरजीहात जो हैं, तरजीहात हमारी जो हैं वो बदल गई हैं। और हालांकि एक ज़री मुल्क की तरजीहात में हमें ये बात ठीक है, अल्लाह ताला की ज़ात के बाद हमें ज़राअत ने ज़िंदा रखा है और कोई भी ज़री मुल्क कभी भूखा नहीं मरता। लेकिन अगर ख़ुद ही हम हाथ पे हाथ धर के बैठ रहे हैं और फूड सिक्योरिटी को ख़तरा हो और उससे निपटने की हमें सलाहियत ना हो या हम तैयार ही ना हो, फिर तो भूख मुकद्दर बन जाती है। इसको अभी तक इमरजेंसी के तौर पर नहीं लिया गया, ना इमरजेंसी नाफिज की गई है इरशाद साहब, ना इसको इमरजेंसी समझा ही गया है शायद अभी तक, उस तरह से मुझे इदराक ही नहीं हुआ। नहीं, बिल्कुल ये हकीकत है। देखें ना, अब इमरान खान साहब हर दूसरे चौथे दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या बैठ के वो टेलीवाइज करते हैं अपनी गुफ्तगू, इस पर तो गुफ्तगू नहीं फरमाई उन्होंने, हालांकि एक सीरियस थ्रेट बन चुका है। और हमारी पंजाब गवर्नमेंट जो है उसका भी यानी एक हकीकत है कि फरवरी में जो इनको वार्निंग दी गई थी उसको इन्होंने बिल्कुल पसे-पोश डाल दिया, कुछ भी आज तक नहीं किया। बिल्कुल सही है खोखर साहब, तकरीबन 65% लोग बिलवास्ता या बिलावास्ता तौर पर ज़राअत से जुड़े हुए हैं और हज़ारों की तादाद में मजदूर जो हैं वो इसमें काम करते हैं। मिसाल के तौर पर अगर आप खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे 1.5 लाख एकड़ रकबा कपास का ही मुतासर हो गया, यानी कि अभी फसल छोटी थी और वो मुतासर हो गई, इसका मतलब है कि वो उस ज़मीन में तो 4 महीने अब कुछ और वो इस्तेमाल के काबिल नहीं रहेगी। तो ऐसे में वो जिन्होंने जिनिंग करनी है, वो जो फैक्ट्री में जाना है, वो जो मजदूर उस पर काम करेंगे, वो जो पेस्टिसाइड से जुड़े हुए लोग हैं, वो जो सेल्समैन हैं, वो सब इससे मुतासर होंगे। कितने शोबे इससे मुतासर हो जाएंगे? देखें जी, मुतासर तो पहले ही हो चुके हैं ना। देखें ना, 92 में हमारी कपास की जो पैदावार थी वो 1 करोड़ 28 लाख बेल थी और इस दफ़ा हमारी थी 8.5 मिलियन। हम बहुत पीछे जा चुके हैं कपास में। काश्तकार फिर भी मेहनत कर रहा है, जहां उसकी कपास खा गई है वो दोबारा काश्त करने की कोशिश कर रहा है। बीज का भी मसला बना है, इस दफ़ा सीड की अवेलेबिलिटी भी बहुत कम है। मैं इस मौके पर हुकूमतों से एक गुजारिश जरूर करूँगा, सूबाई और फेडरल हुकूमतों को कम अज़ कम नुकसान का अंदाज़ा लगाएं कि कितना एस्टिमेट लगाएं कितना नुकसान है, काश्तकार को कंपनसेट किया जाए, क्योंकि काश्तकार को कभी कंपनसेट नहीं किया जाता। अगर सब्सिडी मिलती है काश्तकार के नाम पे कोई और ले जाता है, काश्तकार को नहीं मिलती। अब पिछले साल पंजाब हुकूमत ने अनाउंस की सब्सिडी 800 रुपया पोटाश पे और 500 रुपया DAP पे काश्तकार को नहीं मिली। सीड कॉटन सीड पे कई वो नहीं मिली, बाकी और कुछ चीज़ों पे सब्सिडी की काश्तकार को वो सब्सिडी नहीं मिली। काश्तकार के साथ तो हमेशा एक मजाक किया जाता है ना। इस वक्त काश्तकार के जज्बात में मैं उसका लफ्ज़ों में अहता करके नहीं बता सकता कि वो कितनी तकलीफ में है जब वो सोचता है, क्योंकि वो अपनी फसल से बच्चों से ज़्यादा प्यार करता है, अपनी फसल से बातें करता है। खुदा ना खास्ता अगर उसकी फसल तबाह होगी वो तो मर जाएगा बेचारा, क्योंकि अच्छा फिर सिर्फ इससे इंसान नहीं, हैवान भी, इससे जो हमारे जानवर हैं वो भी इफेक्ट होंगे अगर चारा नहीं होगा। तो इसलिए हमें इसको इंतहाई सीरियस लेना चाहिए, सबको मिलकर काम करना चाहिए। इसमें सूबों को अपनी अपनी बात नहीं करनी चाहिए, वफाक सूबे मिलकर काम करें और इसमें पूरी कम्युनिटी को शामिल करें। हम काश्तकार साथ शामिल होने के तैयार हैं, हम दिन रात काम कर रहे हैं, हम ऑलरेडी काम कर रहे हैं, ऑलरेडी उसको भगा रहे हैं। इस वक्त तक उसको भगाने में हुकूमतों का कोई किरदार नहीं है। उसको भगाने में अगर अपनी फसल बचाइए, काश्तकार अपने बलबूते पे, अपने इलाके के लोगों के बलबूते पे वो बचा रहा है, खुद अपनी मेहनत से बचा रहा है। ढोल बजा के, ड्रम बजा के, पीपे बजा के, मोटरसाइकिल के सलेंसर निकाल के, ट्रैक्टर का सलेंसर निकाल के, धुआं लगा के वो अपनी तरफ से हर हरबा इस्तेमाल कर रहा है उससे बचने के लिए। देखें, आज हमने सीरियस ना सोचा, आज ये कोई किसी हुकूमत का मसला नहीं, इस रियासत का इशू है, फूड सिक्योरिटी का इशू है। मैंने पहले भी कहा पूरी दुनिया में नंबर 1 पे फूड सिक्योरिटी है, बॉर्डर सिक्योरिटी उसके बाद आती है। तो इसलिए हमें अपनी फूड सिक्योरिटी का ख्याल रखने के लिए अब टॉप प्रायोरिटी पे इसको लेके आए और आपस में बैठ के इस पर बात करें। इसमें कोई सियासी जमात अपना न करे, इसमें कोई सिर्फ पाकिस्तान के लिए बात की जाए इस वक्त, क्योंकि इस वक्त इंतहाई जरूरी है, क्योंकि अब कौम का मसला बन गया, पूरी कौम को शामिल होना। मेरी तजवीज़ तो ये होगी कि परसों वज़ीर आज़म साहब जो है नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास उन्होंने बुलाया हुआ है, तो उसमें ये टिड्डी दल का इशू भी डिस्कस होना चाहिए। या इसके लिए कोई अलग से कोई कोऑर्डिनेशन कमेटी बना दी जाए। अभी तक वैसे इस्माइल साहब जो मुख्तलिफ सूबों और विफाक के दरमियान टिड्डी दल की कोऑर्डिनेशन के लिए कोई फोरम मौजूद है जिस पर बात हो रही है इस मसले के हल के लिए तमाम सूबों के आपस में? असदुल्लाह साहब, जैसे मैंने बताया कि जनवरी में जैसे ही नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर की तो नेशनल एक्शन प्लान जो फेडरल गवर्नमेंट ने बनाया जो 3 स्टेज पे मुश्तमिल था, अब उसको कन्वर्ट करके नेशनल लोकस्ट कंट्रोल सेंटर एक बनाया गया है जो NDMA जिसको हेड कर रही है, जिसको सारा उसके दौरान हमारी कोऑर्डिनेशन है, डिस्कस होता है, इजलास हुए हैं, मीटिंग्स होती हैं। लेकिन मैंने जैसे कहा ना कि उसमें जो काम करना चाहिए था बहुत पहले वो नहीं हुआ। अब जैसे कहा गया कि सूबे जहाज मंगा लें, हम
जहाज तो छोड़े, हम तो जो पेस्टिसाइड होती है, जो ULV पेस्टिसाइड है, जो डेजर्ट में इसको मारती है, खत्म करती है टिड्डी दल को, हम वो इंपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि वो इंपोर्ट होती है, बाहर से आती है, जो प्लांट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट ही मंगा सकता है बाहर से, सुबह नहीं मंगा सकता उसको। तो ये कोऑर्डिनेशन है, लेकिन उस कोऑर्डिनेशन को इफेक्टिव बनाने के लिए, उसको बाकायदे इकदाम करने के लिए, स्ट्रेंथन करने के लिए, वसाइल मुहैया करने के लिए, उसमें सबसे बड़ा किरदार, जो भरपूर किरदार अदा करना होगा, जितना ये इशू अहम है, जैसे फूड सिक्योरिटी का मसला है, एग्रीकल्चर का मसला है, जो तखमीना है, अंदाजा है कि फ़कत सिंध का जो ये खरीफ का क्रॉप है, अगर जितनी बड़ी जलगारें और झुंड आने हैं ईरान से और यमन वगैरह से, यहाँ से अगर इनको तदारक न किया गया, न रोका गया, तो फ़कत एक सूबा हमारा सिंध का जो खरीफ का क्रॉप है, उसका तखमीना है फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का 817 अरब रुपए का नुकसान होगा फसल का। और विंटर क्रॉप यानी रबी का जो है वो 350 अरब रुपए का नुकसान का अंदाजा है अगर कुछ न किया गया। तो मैं समझता हूँ कि सिंध गवर्नमेंट तो तैयार है, हम तो चाहते हैं कि हम हर तरह से कोऑपरेट करने के लिए, कोऑर्डिनेशन करने के लिए, हम फार्मर से भी राब्ते में हैं। और ये सिर्फ किसानों का नुकसान नहीं है, ये मुल्क का भी नुकसान होगा, मजबूरी तौर पर मईशत का नुकसान होगा। किसानों के तो पहले ही इतने मसाइल हैं कि उन्हें सीड नहीं मिलता, अच्छा सीड नहीं मिलता, फिर महंगा सीड मिलता, फिर उन्हें जो बिजली के मसाइल हैं, फिर पानी के मसाइल हैं, फिर बेशुमार उनके प्रॉब्लम्स तो पहले हैं किसानों के, और उस पर ये टिड्डी दल का हमला, तो किसान कहाँ जाए? किसानों के लिए बैठ के सोचना होगा, और किसानों के लिए नहीं तो कम से कम अपनी मईशत के लिए बैठ कर सोचना होगा और इफेक्टिवली काम करना होगा। तमाम मेहमानों का प्रोग्राम में शिरकत करने का बहुत शुक्रिया। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।